सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी की ये कंप्लीट ज्योग्राफी का लेक्चर 4 है। ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिलेटेड जितना भी होगा वो सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी तीन लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। अगर आप वो नहीं देखे तो आप जाकर वो देख लीजिए। ये 4th लेक्चर है और ये हम पढ़ किस चीज़ के लिए रहे हैं, पढ़ रहे हैं ये हो जाता है एसएससी सीजीएल, रेलवे एंड अदर जो भी एग्जाम्स हैं ना, जिसमें हम लोग का ज्योग्राफी से रिलेटेड सब कुछ आ रहा है, वो सभी चीज़ के लिए, वो सभी एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सब कुछ इसमें डिस्कस किया जा रहा है। एक चीज़ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इवन और भी बहुत सारे बुक्स से कंपाइल करके, मतलब कंपाइलेशन फॉर्म में हम इसमें डाल दे रहे हैं जो भी फैक्ट आ रहा है, प्रीवियसली भी जो आ रहा होगा ये सब। और ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में चल रहा, मतलब ये PYQ क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है, तो वो वाला भी वीडियो देख लीजिए। उसमें PYQ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो स्पेशली NTPC के लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा तो हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग प्लैनेट्स में पहुंच गए थे और हम लोग प्लैनेट्स में पढ़ लिए थे क्या, हम लोग अर्थ तक सारा का सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके थे, है ना। अर्थ पढ़ लिए थे, उसके पहले मरकरी था वो पढ़ लिए थे, उसके पहले वीनस था, ये सब सारा चीज़ पढ़ चुके थे। सॉरी, हाँ, ये सब सारा चीज़ कवर कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मार्स। मार्स के बारे में जानेंगे और पूरा का पूरा प्लैनेट्स के बारे में देख लेंगे, मून देख लेंगे, क्या होता है एस्टेरॉइड, क्या होता है मिटियोर्स, क्या होता है मेटेओराइट्स, क्या होता है ब्लैक होल, ये सब चीज़ के बारे में जान लेंगे आज। ठीक है ना, कॉमेट वॉमेट सब खत्म करेंगे आज। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्स के बारे में, हम लोग मार्स के बारे में देख लेते हैं। अब मार्स क्या है, मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। अब रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स का मात्रा बहुत ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड रेडिश ब्राउन टाइप का होता है, जिस बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है ना, उस सरफेस पूरा का पूरा रेड दिखता है। दैट्स वाई हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। अगर साइज के ऊपर देखा जाए तो साइज कैसा है भाई, साइज है 7th इन सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में 7वां नंबर पर आता है ये मार्स, अपने साइज के बेसिस पर, साइज के अनुसार 7वां नंबर पर आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन के अकॉर्डिंगली देखा जाए, 4th प्लेस पर है ना। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले आ जाता है हमारा मर्करी, उसके बाद आ जाता है वीनस, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद आता है मार्स। ठीक है ना, तो ये चौथा प्लेस पर हमारा मार्स आ जाता है डिस्टेंस के मुताबिक। ठीक है, और अगर साइज के मुताबिक देखा जाए तो 7th इन सोलर सिस्टम हो गया। रिवोल्यूशन पीरियड देखते हैं तो रिवोल्यूशन करने का मतलब क्या है, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला हिसाब है। तो सन के चारों तरफ चक्कर ये कितने साल में लगा लेता है भाई, कितने दिन में लगा लेता है, अर्थ का 687 डेज, मतलब अर्थ में 687 डेज बीतता है, तो वहाँ वो क्या करता है ना, मार्स एक पूरा का पूरा चक्कर लगा लेता है सन का। ठीक है, यानी कि वहाँ एक साल कितना होता है, वहाँ एक साल 687 दिन का होता है। यहाँ एक साल कितना हो रहा है, 365 दिन का, मतलब लगभग 2 साल मान के चलिए, ऐसा है। अगर हम लोग रोटेशन का देखते हैं तो रोटेशन है 24.7 आवर्स। 24.7 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली जैसे हमारा अर्थ है ना, उसी तरीके से रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पर। रोटेशन का मतलब क्या होता है, मूव ऑन इट्स एक्सिस। तो एक्सिस पर कितना हो रहा है, 24.7 आवर्स में वो घूम जा रहा है। और रिवोल्यूशन में क्या हो जा रहा है, रिवोल्यूशन में अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, सॉरी सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो कितना दिन में घूम रहा है, वो 687 डेज में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, रिवोल्यूशन और रोटेशन क्या क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बट हम बीच बीच में सब में बताते चले जाएंगे। ठीक है, अगर मार्स का कंपोजिशन के बारे में देखते हैं तो 95% CO2 है, 5% नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज़ है। अगर एटमॉस्फेयर का बात किया जाए, है ना, तो CO2 है, आयरन ऑक्साइड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, सरफेस पर 5% में आ जाता है कौन कौन सा, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आर्गन तो इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन भी है। अब कहा जा रहा है क्या, अगर टुडेज के बेसिस पर देखा जाए कि मार्स पर लाइफ बनाया जा सकता है, लाइफ क्रिएट किया जा सकता है, तो साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, मार्स पर लाइफ बन जाता है, हो जाता है तो अच्छी बात है। अर्थ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्थ को जो क्या बोल सकते हैं, क्षमता करने का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है, तो अच्छा है, कुछ लोगों को मार्स पर ट्रांसफ़र करना ही चाहिए। चलो खैर, वो तो बात की बात है, जब होगा देखा जाएगा ये चीज़। अब बात करते हैं लास्ट इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गया, मतलब क्या कि अगर हम लोग देखा जाए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है ना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है और एक होता है उधर जो गैसेस प्लैनेट होता है, जोवियन प्लैनेट जिसको बोलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में ये लास्ट वाला है, क्यों, क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में 4 है और जोवियन में 4 है। तो टेरेस्ट्रियल में सबसे पहला कौन था, मर्करी, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स। तो ये मार्स हो गया अंतिम वाला, इसलिए यहाँ पर लिखा गया लास्ट इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट।
ओके, इसका टिल्टेशन जो है ना 25 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस है। तो 25 डिग्री है, लगभग लगभग 22.5-23 हमारा अर्थ का भी है। तो देखा जाता है क्या, यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि डे और लाइट जो है ना, डे और नाइट जो होता है ना, लाइट लिखा गया, डे और नाइट जो होगा वो जो है ना वो अर्थ के जैसा ही है। तो और थोड़ा क्लोज पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या बोल सकते हैं, लाइफ का अगर एग्जिस्टेंस मिल जाता है तो एक अच्छा जगह बन जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी चलेगा कि उसके बाद फिर एक नया नया दौर चलेगा कि हाँ अब लोगों को वहाँ पहुँचाना है तो कैसे होगा, अब लोगों को पहुँचाएगा या ये वहीं पर ह्यूमन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, वो तो बात की बात है। क्लियर है। तो मार्स से रिलेटेड इतना सारा फैक्ट आपको पता चल गया, मार्स से इतना है। बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ भी है, कहीं एमपीपीएससी में आया हुआ, यूपीपीसीएस में आया हुआ है, तो कहीं आपका ये क्या बोलते हैं जो ये एग्ज़ाम होता है ईपीएफओ है उसमें हो गया, रेलवे में आया हुआ, एसएससी सीजीएल में आया, बहुत सारे एग्जाम्स ये सब चीज़ से आ जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, मार्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये इसका नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट इसका दो है, एक है फोबोज और एक है डिमोज, ठीक है ना। फोबोज और डिमोज ये दो नेचुरल सैटेलाइट है मार्स का। जैसे हमारे अर्थ का क्या है, हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून, ठीक है। तो वहाँ दो मून होगा, रात में अगर देखा जाए, वहाँ पर रात में देखा जाएगा तो फोबोज और डिमोज दो मून दिखेगा। अब डिमोज जो है ना वो बहुत स्मॉलेस्ट इन सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में छोटा उपग्रह बोल सकते हैं, छोटा सैटेलाइट बोलते हैं, वो पूरे सोलर सिस्टम यानी कि ये मून से भी छोटा है, ठीक है। मार्स पर बिगेस्ट वोल्केनो इन सोलर सिस्टम, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में देखा जाए फ्रॉम मर्करी टू नेपच्यून, पूरा का पूरा अगर वहाँ तक देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा वोल्केनो जो है ना वो कौन सा है, वो है ओलंपस मॉन्स करके, जो कि मार्स पर ही ओलंपस मॉन्स। और हाईएस्ट माउंटेन इन सोलर सिस्टम भी देखा जाए तो वो है निक्स ओलंपिया, जो कि 3 गुना है माउंट एवरेस्ट का। मतलब माउंट एवरेस्ट अगर 8,848 मीटर है ना, 8,850 मानते हैं टू बी प्रिसाइज, क्योंकि बढ़ता भी है, और इंटू 3 कर दीजिए, इतना है ये निक्स ओलंपिया, है ना, 3 गुना माउंट एवरेस्ट का। और अगर वोल्केनो देखा जाए तो ये ओलंपस मॉन्स है, जो कि बिगेस्ट वोल्केनो इन सोलर सिस्टम है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हो, नो इशू। अब बात करते हैं जुपिटर का, ठीक है। मार्स का कहानी खत्म हुआ, अब आते हैं हम लोग जुपिटर में। जुपिटर में फाउंड बाय गैलीलियो, ये गैलीलियो के थ्रू फाउंड किया गया था, मतलब सबसे पहले गैलीलियो इसको ढूंढ के निकाला था, ठीक है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, जुपिटर को एज ए गॉड कहा जाता है, मतलब मास्टर ऑफ गॉड, सारे भगवान का भगवान, मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, क्वेश्चंस में आया हुआ है ना। फिर ये बिगेस्ट भी है, सबसे बड़ा, और फिर सबसे भारी भी है। पूरे सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे भारी प्लैनेट जो है वो है हमारा जुपिटर, है ना, बहुत बड़ा प्लैनेट है ये, ओके। डिस्टेंस अगर देखा जाए तो डिस्टेंस के बेसिस पर 5th पोजीशन है, कौन सा भाई, जुपिटर, 5th पोजीशन पर है हमारा जुपिटर। फास्टेस्ट स्पिनिंग इन सोलर सिस्टम, ये क्या है, इसका जो स्पिनिंग टाइम जो है ना, अपने एक्सिस पर घूमना, बहुत तेजी गति से घूम जाता है, अराउंड 10 घंटा में, 10 आवर्स में ये पूरा का पूरा अपना स्पिन कर जाता है, अपना कंप्लीट कर जाता है, ठीक है। तो फास्टेस्ट स्पिनिंग इन सोलर सिस्टम हो गया। रिवोल्यूशन देखा जाए तो रिवोल्यूशन होता है 12 ईयर्स में, 12 साल यहाँ पर बीतेगा, यानी कि अर्थ पर 12 साल होगा तो वहाँ 1 साल होगा, 4,333 दिन, तो बहुत ही लंबा है, ठीक है ना। अच्छा है, जुपिटर पर रहने लायक कोई हिसाब नहीं है, नहीं तो एक आदमी एवरेजली अगर मान लो 100 साल जिंदा रहता है तो कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96, अपना लाइफ में मात्र 8 बारी बर्थडे मना पाएगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना। इसलिए अच्छा है, रहने दो। चलो भाई, रोटेशन का बात करते हैं तो रोटेशन हो जाता है वही अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर 56 मिनट, और अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्पिन हो जाता है, मतलब दिन रात 10 घंटा में ख़त्म हो जाता है। सोच रहे हो यहाँ 24 घंटा है तो लोगों को कम लग जाता है, हाँ, वहाँ 10 ही घंटा में ख़त्म हो जाएगा, ये भी है। लेकिन वहाँ साल कितना है, 12 साल, सोच रहे हो 12 साल यहाँ धरती पर निकलेगा, तब जाकर वहाँ पर 1 साल क्रिएट होगा, है ना, 1 साल बनेगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून, सबसे ज़्यादा मून इसी का है, जुपिटर का सबसे ज़्यादा मून है, 95 अभी तक ढूंढ लिया गया है, 95 बताया गया है 2024 के अकॉर्डिंगली, यहाँ तक में 95 मून से। सोचो कितना मून्स घूमते रहता होगा, हम लोग एक में इतना लाइट हो जाता है जब पूर्णिमा वगैरह होता है, फुल मून डे होता है तो इतना लाइट होता है, वहाँ अगर मान लो 95 में 10 ही पूरा फुल मून अगर हो जाता है तो कितना लाइट करेगा, बड़ा भी तो है। एस्केप वेलोसिटी यहाँ का है 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है,
यहाँ पर था इसलिए हम मेंशन कर दिए। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है 59.6 किलोमीटर, इसका मतलब समझ लेते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए हम पहले धरती का बात करते हैं, अर्थ का बात करते हैं, तो अर्थ पर से अगर कोई भी चीज़ को फेंका जाता है, ठीक है ना, ऊपर, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से किसी भी चीज़ को धरती से फेंका जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो वो क्या हो जाता है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाता है, वो फिर वापस नहीं आता है, ठीक है ना, वो स्पेस में चला जाता है। इसलिए उसको एस्केप वेलोसिटी कहा गया। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, वो अर्थ में फिर कभी वापस नहीं आएगा, वो स्पेस में जाकर वहाँ झूला झूलने लग जाएगा। तो अगर जुपिटर का बात करते हैं तो जुपिटर का 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड है। मगर देखा जाए तो ये पॉसिबल पता नहीं है कि नहीं है, अर्थ पर से शायद इतना पॉसिबल तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा अगर लगा दिया तो हो सकता है वो स्पेस का जहाँ पहुँचाना चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट को पहुँचाना है, जिस ऑर्बिट में पहुँचाना है वो ऑर्बिट छोड़ के दूसरा ऑर्बिट भाग जाएगा, है ना। तो 59.6 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, बट है तो है, यानी कि जुपिटर से किसी भी चीज़ को अगर फेंका जाता है, जुपिटर से किसी भी चीज़ को फेंका जाता है अराउंड 60 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो क्या होगा, वो उसका ऑर्बिट मतलब उसके एटमॉस्फेयर को छोड़कर भाग जाएगा, वो उसके रेंज से बाहर हो जाएगा, कभी उस पर वापस नहीं गिरेगा, मतलब ग्रेविटी से दूर हो जाएगा, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा अगर 60 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से लग जाए तो। ठीक है, इतना हो गया जुपिटर के बारे में। और भी है जुपिटर के बारे में, देख लेते हैं। जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट के बारे में आते हैं। जुपिटर का जो नेचुरल सैटेलाइट है टोटल 95 है, ये हम लोग यहाँ पर देखें, है ना, 95 डिस्कस किए 95। अब इसमें मोस्ट जो है ना वो स्मॉलेस्ट है, बहुत सारा लगभग ना स्मॉलेस्ट ही है, बट उसमें कुछ और भी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग लार्जेस्ट सैटेलाइट बोल सकते हैं जुपिटर का, जिसमें है गैनीमेड, लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है ना नेचुरल सैटेलाइट गैनीमेड है। उसके बाद है कैलिस्टो, उसके बाद है एईओ, उसके बाद है यूरोपा। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये सारे को, गैनीमेड हो गया, कैलिस्टो हो गया, एईओ हो गया, आईओ एईओ जो भी बोल लीजिए, यूरोप हो गया, सबको गैलीलियन मून कहा जाता है, क्योंकि इसको ढूंढने वाले कौन थे भाई, गैलीली ही थे, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, अगर आईओ में देखा जाए तो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो पूरे सोलर सिस्टम में जहां मिलता है वो आईओ में ही मिला है। ये सब स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस का काम है, ढूंढ ढूंढ के निकालते रहना, है ना। तो समझ में आ गया, गैनीमेड ध्यान में रखिएगा, कैलिस्टो याद रखिएगा, आईओ ध्यान में रखिएगा और यूरोपा ध्यान में रखिएगा। ये सब कौन सा मून कहलाता है, गैलीलियन मून, नाम भी याद रखिएगा। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कहाँ मिल जाता है, आईओ में मिल जाता है। ओके, ये ध्यान में रखना है। 2011 नासा जूनो सैटेलाइट्स टू स्टडी जुपिटर। 2011 में नासा जो है ना जूनो सैटेलाइट लॉन्च किया था, मतलब भेजा था, किसको जानने के लिए, किसको अध्ययन करने के लिए, किसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, स्टडी जुपिटर। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 2011 में नासा कौन सा सैटेलाइट भेजा, जूनो सैटेलाइट। इधर का काम खत्म हो गया। अब आते हैं, इट हैज़ रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर। इसके पास रेडिएशन भी है, जुपिटर का बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, ठीक है ना, इसके थ्रू रेडिएशंस निकलते रहता है। अगर एटमॉस्फेयर का बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया है, बहुत सारा चीज़ है। इसी वजह से जुपिटर को ना ऑल्सो नोन एज मिनिएचर सोलर सिस्टम है। अपना रेडिएशन है, अपना मून है, छोटा बड़ा सब कुछ है ना, अपना एटमॉस्फेयर है, तो इसलिए इसको मिनिएचर सोलर सिस्टम का नाम दिया गया। ये क्वेश्चंस आया हुआ है ना, कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, तो वो कौन है, जुपिटर है, वो ध्यान में रखिएगा। जुपिटर इज द मिनिएचर सोलर सिस्टम, ऑल्सो नोन एज, जिसको अक्का बोलते हैं, AKA ऑल्सो नोन एज मिनिएचर सोलर सिस्टम। ठीक है, क्यों होता है वो सब बता दिया। अपना रेडिएशन है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया है, सब कुछ है, वोल्केनो है, सरफेस है, सब कुछ तो है ही। उसका देखिए जो मून है उस पर वोल्केनो है, यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया, गैनीमेड सबसे बड़ा सोलर सिस्टम हो गया, है ना। चलिए, ये हो गया जुपिटर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सैटर्न। ओके, सैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो सैटर्न क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहला कौन था, जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न। डिस्टेंस फ्रॉम सन 6th प्लेस पर आ जाता है, ये 6ठा प्लेस पर डिस्टेंस के बेसिस पर। इसके चारों तरफ ब्यूटीफुल रिंग देखने को मिलता है, ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है। सबसे खूबसूरत प्लैनेट यही है हमारा सैटर्न, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है ना। और इसमें टोटल कितना रिंग है, टोटल नंबर ऑफ रिंग इज 7। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ रिंग इन द सैटर्न इज 7।
है ना, ध्यान में रखना है। डेंसिटी अगर देखा जाए तो 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लोअर इन सोलर सिस्टम, सबसे कम है सोलर सिस्टम में, सबसे कम डेंसिटी इसी का है। इसका मतलब एक तरीके से ये देख लीजिए कि इसको पानी में रख दीजिएगा ना तो ये तैरने लगेगा, एक से भी कम है ना, वाटर का डेंसिटी से भी ये कम हो गया, जिसके वजह से अगर इसको पानी में रख दीजिएगा तो ये तैरेगा, डूबेगा नहीं। रिवोल्यूशन का अगर बात करते हैं तो 29 ईयर्स 5 मंथ्स, 29 ईयर 5 मंथ्स में ये रिवोल्यूशन करता है, सन का चारों चक्कर लगा लेता है, यानी कि हमारे अर्थ का 29-30 साल, वहाँ का 1 साल होता है। रोटेशन अगर देखा जाए तो 10 आवर 40 मिनट में है, लेकिन जुपिटर से कम है, इसलिए इसको हम लोग सेकंड में बोल सकते हैं कि सेकंड फास्टेस्ट स्पिनिंग ये कर लेता है। बट फर्स्ट में कौन आता है स्पिनिंग में, सबसे तेज घूमने में जुपिटर है, वो जो अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर में कंप्लीट कर लेता है। कितना है 10 आवर, 9 आवर 56 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लेता है। ओके, रिवोल्यूशन हो गया, रोटेशन हो गया। अपर लेयर मेड फ्रॉम अमोनिया मॉलिक्यूल, इसका जो सैटर्न का जो अपर लेयर जो है ना, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है जो हम लोग देख पाते हैं स्पेस से, वो है अमोनिया मॉलिक्यूल से बना हुआ, और अमोनिया का कलर होता है येलो, जिसके वजह से पूरा का पूरा सैटर्न हम लोग को येलो अपीयरेंस के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो अमोनिया के वजह से ये येलो अपीयरेंस दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर येलो से लिख दिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल लीजिए, ट्रिविया फैक्ट बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, एवरी 14.7 ईयर्स में, 14.7 ईयर्स में इसका रिंग जो होता है ना वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ देखा गया है हर 14.7 ईयर्स, 14.8 से अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 15 ईयर्स में इसका रिंग डिसअपियर हो जाता है कुछ समय के लिए, और फिर आ जाता है, कॉल्ड रिंग क्रॉसिंग इवेंट, और इसको हम लोग क्या बोले हैं, रिंग क्रॉसिंग इवेंट बोलते हैं। अब साइंटिस्ट इसके पीछे लगा हुआ है कि ऐसा क्या होता है, बट 14 ईयर्स में होता है, तभी तो पता चलेगा ना। हर 15 साल में एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट काम होता होगा, एक तरीके से काम होता होगा, और उसका फिर डेटा निकालना ये वो करते करते तो वो लंबा टाइम है, तो लंबा टाइम में ही पता चलने वाला है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा रिंग क्रॉसिंग इवेंट, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है रिंग क्रॉसिंग इवेंट कौन सा प्लैनेट के साथ होता है, तो वो होता है किसमें भाई, सैटर्न में। अब रिंग देख के ऐसा लगेगा कि आपको सैटर्न में भी होता है, तो वो एक और प्लैनेट में है ना, एक और प्लैनेट में भी होता है रिंग, वो कब होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अभी सैटर्न के बारे में और जान लेते हैं। एटमॉस्फेयर में आते हैं, सैटर्न का एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना। एटमॉस्फेयर में क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया, लाइक किसका, जुपिटर, जुपिटर में भी यही था। एक्सेस गैस अबंडेंस है, जिसको हम लोग प्लैनेट ऑफ गैस भी बोलते हैं। अब ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में है, एक्सेस मात्रा में है, तो इतना ज़्यादा गैसेज है, इतना ज़्यादा अबंडेंस है गैसेस का, तो हम लोग इसको प्लैनेट ऑफ गैस बोल देते हैं। जैसे हम लोग अर्थ को क्या बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं ना वाटरी प्लैनेट, चाहे प्लैनेट ऑफ वाटर, चाहे ब्लू प्लैनेट, क्यों, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में, 3/4 पार्ट में, मतलब पानी ही पानी, हम लोग 1/4 में रह रहे हैं, तो उसी वजह से यहाँ पर भी इतना सारा गैस है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, दैट्स वाई इसको हम लोग प्लैनेट ऑफ गैस भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्लैनेट ऑफ गैस, तो सैटर्न को बोलते हैं। इसका एवरेज डेंसिटी जो होता है ना वो वाटर से कम है, ठीक है ना, इसका भी एवरेज डेंसिटी है वो वाटर से कम है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब कम होने की वजह से क्या होता है ना, ये फ्लोट इन वाटर करेगा, वाटर का डेंसिटी जो होता है ना वो होता है 1, तो 1 से अगर कम हो गया तो कोई भी चीज़ वाटर में तैरेगा, 1 से ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी चीज़ वाटर में डूब जाता है, सिंक कर जाता है, और 1 के आसपास में रहता है, एकदम बराबर में रहता है, तो वो क्या करता है, पार्शियली मर्ज करके तैरता रहता है। तो ये तो खैर फिजिक्स का है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, बट यहाँ पर आया है तो हम इसलिए समझा दिए। एवरेज डेंसिटी वाटर से कम है, जिसके वजह से अगर इस प्लैनेट को उठाकर पानी में रख दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, रख दिया जाए तो ये पानी में तैरते रहेगा, है ना, डूबेगा नहीं। क्लियर है। सैटर्न का आता है नेचुरल सैटेलाइट के बारे में। नेचुरल सैटेलाइट्स का 146 है, 146 नेचुरल सैटेलाइट। अभी हम लोग 95 बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, 146 आ गया। फर्स्ट सैटेलाइट डिस्कवर किया गया था टाइटन के नाम से, है ना, ये फर्स्ट सैटेलाइट डिस्कवर किया गया था टाइटन के नाम से, और टाइटन का भी 82 सैटेलाइट्स अलग से है, मतलब प्लैनेट का भी है, प्लैनेट का तो सैटेलाइट है ही, उसमें से एक ऐसा सैटेलाइट है, उसके चारों तरफ भी 82 सैटेलाइट्स घूम रहा है नेचुरली, है ना। अब उसमें दिया गया क्या, एक नाम दिया गया है एन्सेलेडस। एन्सेलेडस में एक्टिव वोल्केनो पाया गया। मतलब देखो साइंटिस्ट कहाँ तक जा चुका है अपने सोलर सिस्टम में। अगर सोलर सिस्टम मेरे पास जो है हम उसी को ना अच्छा करने लगेंगे, तो सोलर सिस्टम तक हम लोग गए हैं, सोलर सिस्टम से बाहर जाएंगे चलो ठीक है देख लेंगे, बट सोलर सिस्टम के बारे में तो जान लेना है। तो 82 सैटेलाइट्स में से एक सैटेलाइट है एन्सेलेडस, उसमें से भी पता कर लिया कि अच्छा इसमें एक्टिव वोल्केनो है, तारीफ काबिल है।
ठीक है ना, काबिल तारीफ़ है, तारीफ़ काबिल, उल्टा बोल दिए होंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्टिव वोल्केनो है। अच्छा, टाइटन में हो गया। अगर ये तो लार्जेस्ट हो गया, अगर सेकेंड लार्जेस्ट, टाइटन जो है ना लार्जेस्ट है इन नेचुरल सैटेलाइट, 146 में सबसे बड़ा वही है। सेकेंड लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम, सेकेंड लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम हो गया ये। अब देखो पहला क्या था, पहला था गैनीमेड, है ना, यहाँ पर पढ़े थे ना। फर्स्ट लार्जेस्ट जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है गैनीमेड, जो कि जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है। और दूसरा हो गया लार्जेस्ट कौन सा, सेकेंड लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम, दैट इज टाइटन, जो किसका है, सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट है। अब टाइटन के चारों तरफ भी 82 सैटेलाइट्स घूम रहा है, उसमें से कोई है एन्सेलेडस, और उसका भी एक्टिव वोल्केनो के बारे में पता कर लिए है। क्लियर है, समझ में आ गया, सैटर्न के बारे में भी हो गया। चलो भाई आते हैं यूरेनस के बारे में। अब यूरेनस के बारे में पढ़ लेते हैं। यूरेनस क्या है, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, यूरेनस भी बहुत बड़ा प्लैनेट है, थर्ड लार्जेस्ट हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम सन अगर देखा जाए तो सेवेंथ हो गया, सेवेंथ, छठा के बाद सातवां आ रहा है, हम लोग ऐसे सीरियल वाइज पढ़ते आ रहे हैं। रिवोल्यूशन पीरियड देखा जाए तो 84 ईयर्स, बहुत ज़्यादा होता है 84 ईयर्स, मतलब लाइफ में अगर वहाँ कोई आदमी जन्म ले लेता है और रह लेता है तो अपना लाइफ में एक के बार बर्थडे मना पाएगा 84 ईयर्स पर, क्योंकि एक साल यहाँ का 84 ईयर्स, वहाँ का एक साल होता है। रिवोल्यूशन 84 ईयर्स हो गया। रोटेशन अगर देखा जाए तो ये होता है 17 आवर 14 मिनट्स में, यानी कि एक दिन से कम हमारे अर्थ के बेसिस पर। और ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, और ईस्ट टू वेस्ट घूमने वाला ये दो में से एक है सिर्फ वीनस और यूरेनस, यही दो प्लैनेट है जहाँ जो प्लैनेट जो है ना वो ईस्ट टू वेस्ट के दिशा में घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आता है। दैट्स वाई, इसी के वजह से वहाँ सनराइज जो होता है ना वो वेस्ट में होता है और सनसेट ईस्ट में होता है। बाकी सोलर सिस्टम में जितना भी प्लैनेट है ना सब वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, जिसके वजह से वहाँ क्या होता है, सोलर सिस्टम के हिसाब से जैसे हम लोग देखते हैं अर्थ में हमारा ईस्ट में सूरज उगा और वेस्ट में डूबा, बट अगर आप यूरेनस चले जाओ और वीनस चले जाओ तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, सनराइज वेस्ट में दिखेगा और सनसेट ईस्ट में दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट का जो रोटेशन डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है। तो अभी ईस्ट टू वेस्ट है तो हमको वेस्ट टू ईस्ट उल्टा दिखता है। क्लियर हो गया ये चीज़। चलो भाई, ये यूरेनस का जो है ना टिल्टेशन सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर टिल्टेशन है, बहुत ज़्यादा टिल्ट किया हुआ है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे अर्थ घूम रहा है ना उसको और टिल्ट कर दीजिए 90 डिग्री से, उस हिसाब से घूम रहा है। तो 97.8 डिग्री टिल्टेशन है, कॉल्ड लाइंग प्लैनेट, इसलिए इसको लाइंग प्लैनेट बोला जाता है। हिंदी में इसको लेटा हुआ प्लैनेट बोलते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली लेट गया ऐसा लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें भी रिंग देखने को मिलता है, तो यही एक प्लैनेट है जिसमें जुपिटर के बाद नहीं, जुपिटर नहीं, सैटर्न के बाद जिसमें रिंग दिखता है वो यूरेनस ही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये तो हो गया। अगर आते हैं इसका एटमॉस्फेयर में, तो अबंडेंस इन मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से मीथेन का कलर क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन, और इसी के वजह से इसका भी कलर ब्लूइश ग्रीन दिखता है। मीथेन का कलर ब्लू टाइप का होता है तो ब्लूइश ग्रीन अपीयरेंस दिखाता है। कौन सा प्लैनेट है भाई, यूरेनस है। डिस्कवर्ड किसके थ्रू किया गया था, विलियम हर्शल इन 1781 एडी, है ना, 1781 एडी में विलियम हर्शल के थ्रू ये यूरेनस को खोज के निकाला गया था। टेलीस्कोप्स के थ्रू देखा गया होगा, वो बताए होंगे चलो भाई एक ऐसा प्लैनेट भी है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ओके, इसका अगर सैटेलाइट देखते हैं तो 27 सैटेलाइट है, और इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो टाइटेनिया सबसे बड़ा सैटेलाइट है इसका। हम सोलर सिस्टम का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूरेनस का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट कौन है, टाइटेनिया, जो कि सबसे बड़ा है। ओके, कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स रिकॉर्ड इन सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए किसी प्लैनेट पर तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो इसी प्लैनेट पर रिकॉर्ड किया गया है, यूरेनस पर ही रिकॉर्ड किया गया, दैट इज -224 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, -224 डिग्री, मतलब क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। -272 होता है ना, उसके नज़दीक भी पहुंच गए हम लोग, 224 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, यूरेनस समझ में आ गया इतना सारा। ओके, नेक्स्ट है नेपच्यून। यूरेनस के बाद नेपच्यून में आते हैं, फारदेस्ट फ्रॉम सन, ठीक है ना, सबसे दूर है, सन से सबसे ज़्यादा दूर में है। रिवोल्यूशन इसका 165 ईयर्स अर्थ ईयर्स का है, मतलब यहाँ अर्थ पर 165 ईयर्स हुआ तो वहाँ पर एक साल होगा। मतलब अगर कोई नेपच्यून में रह रहा है तो बेचारा एक साल भी अपना बर्थडे नहीं मना पाता होगा। क्यों नहीं मना पाता होगा, क्योंकि जन्म लेता होगा और बर्थडे आने से पहले ही मर जाता होगा, है ना। रोटेशन हो गया 16 आवर्स का, मतलब अच्छा खासा है, बट एक दिन से कम है, अपना एक्सिस पर रोटेट कर जाता है। 16 आवर का दिन रात होता होगा, अगर कोई होगा तब, अदरवाइज तो खैर हम लोग बोलने का बोल ले रहे हैं।
नेचुरल सैटेलाइट कितना है भाई, 14 नेचुरल सैटेलाइट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट क्या है, ट्रिटॉन। ध्यान में रखिएगा, टाइटन है, टाइटेनिया है, ट्रिटॉन है। टाइटन किसका था, टाइटन था जुपिटर का। फिर टाइटेनिया किसका है भाई, यूरेनस का। और फिर हमारा और ट्रिटॉन किसका है, नेपच्यून का। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। जैसे नोट्स बना हुआ है, हम कोशिश किए हैं एकदम रॉ नोट्स बनाने का, कुछ कोई एडिट वेडिट हमको उतना आता भी नहीं है एडिट वेडिट करने के लिए। बस हाँ, हम चाहते हैं कि आपको एक कंटेंट मिल जाए, सही मिल जाए, जिसको आप कॉपी अगर रिवीजन के टाइम पर देखो तो आपको सब कुछ दिखे, सामने समझ में आए कि हाँ भाई चलो ये है, ये फैक्ट बेसिस पर मिल जाता है। ठीक है ना, इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, वो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप भी वो बिखेर के जो इधर उधर होता है ना, ये वो करिए, वो मत कीजिए। चुपचाप से नोट्स कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए और मस्त आराम से पढ़िए, हम आपको पढ़ाई दे रहे। नेचुरल सैटेलाइट हो गया, इंपॉर्टेंट ट्रिटॉन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, एक अच्छा नोट्स फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाए कि हाँ भाई पेपर बाई पेपर, A4 साइज़ का पेपर लीजिएगा ना, हम बता रहे हैं आपका उसमें 1 2 3 4 5 6 स्लाइड्स का नोट्स बन जाएगा एक साथ। और वो स्लाइड जब आप बनाओगे ना, जैसे बना हुआ है, और देखोगे तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ ये बहुत अच्छा नोट्स बन गया। आप देखो एक बार ट्राई करके, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट ट्राइटॉन हो गया, नेचुरल सैटेलाइट हो गया। चलो, नेपच्यून का कलर क्या होता है, वो ब्राइट ब्लू होता है। नेपच्यून का कलर क्या होता है, ब्राइट ब्लू, मतलब चमकीला है, ब्लूइश टाइप का चमकता है। इसको ढूंढने वाले कौन थे भाई, तो जॉन गाले 1846 में नेपच्यून को ढूंढा गया था, जॉन गाले। मतलब ये ताज़ा तरीन है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, ये जो है ना नेपच्यून जो है ना सुपर कूल है, एकदम कूल, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मीथेन कैप्ड अराउंड नेपच्यून, अब ठंडा है, और इसके चारों तरफ, नेपच्यून के चारों तरफ जो है ना पूरा का पूरा मीथेन का लेयर लगा हुआ है, मीथेन का, जिसके वजह से ये और ठंडा हो जाता है, क्योंकि मीथेन गैस का टेम्परेचर कम होता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि नेपच्यून प्लैनेट के चारों तरफ कौन सा गैस का कैपिंग किया हुआ है, कैपिंग लगा हुआ है, चाहे पाया गया है, तो वो है आपका मीथेन। डिस्कवरी वगैरह ध्यान में रखिएगा, कौन डिस्कवरी है, रिवोल्यूशन, रोटेशन, कौन सा नंबर पर आता है, फारदेस्ट, और मास के बेसिस पे, ये सब कुछ। नेचुरल सैटेलाइट, बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट। अब ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए है क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नेपच्यून के बाद सीधा हम लोग प्लूटो पढ़ते हैं, बट अब प्लूटो का जो स्थिति था वो स्थिति नहीं रहा। अब उससे पहले हम लोग को ड्वार्फ प्लैनेट समझना पड़ेगा, और ड्वार्फ प्लैनेट के बाद फिर हम लोग प्लूटो में एंटर कर जाएंगे। चलिए, तो ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। तो ड्वार्फ प्लैनेट है क्या, डजंट फॉलो द क्राइटेरिया मेड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006 में प्राग एक जगह है। 2006 प्राग बोले तो प्रयागराज नहीं है भैया, ठीक है, प्राग है। तो 2006 में प्राग में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको IAU हम बहुत बार डिस्कस किए, PYQ में बहुत बार आया हुआ भी क्वेश्चन IAU में, उसमें ना डेफिनेशन दिया गया था। बहुत सारा साइंटिस्ट, बहुत सारा जोग्राफिस्ट वगैरह लोग बैठ के डेफिनेशन दिया था कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ प्लैनेट होगा। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या दिया हुआ है, तो साइज को अकॉर्डिंगली रखा, मास रखा, ग्रेविटी रखा गया, सब क्राइटेरिया बनाया गया। साइज हो गया, मास होना चाहिए, ग्रेविटी उसका अपना होना चाहिए, अपना रिवोल्यूशन पीरियड होना चाहिए, रोटेशन पीरियड होना चाहिए, अपना पाथ होना चाहिए, ऑर्बिट होना चाहिए, वो किसी का रास्ता में, किसी का पाथ में, किसी का ऑर्बिट को कट नहीं करना चाहिए, ऐसा। तो अगर ये सब क्राइटेरिया है तो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को जो सन के चारों तरफ लगा रहा है चक्कर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो प्लैनेट के काउंटिंग में आएगा। बट 2006 के पहले तो चलो सब कुछ ठीक था। 2006 में जैसे ये प्लैनेट आया और साइंटिस्ट लोग का हो गया काम, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि उसमें देखा गया प्लूटो एक अलग हिसाब चल रहा है। प्लूटो का क्या हिसाब था वो हम लोग देख लेंगे आगे, ठीक है। प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली अगर देखा जाए ड्वार्फ के बारे में, तो सेरस, प्लूटो, हॉमिया, फिर मेकमेक और फिर एरिस, ये जो है ना 5 जो है ना, इसको ड्वार्फ प्लैनेट का कैटेगरीज में रखा गया है। ये लोग क्या करता है ना, ये लोग जितना भी क्राइटेरिया बनाया गया है उसको फॉलो नहीं करता है ना। कैसे नहीं फॉलो करता है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक उठा लेंगे प्लूटो, क्योंकि हमारा प्लूटो ही बहुत पहले से डिस्कशन में रहा है, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट को बोल देते हैं क्या हम लोग, बौनाग्रह। 5 ही ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, वो ध्यान में रखिएगा। प्लूटो, अब प्लूटो के बारे में बात कर लेते हैं। प्लूटो में सब कुछ आ जाएगा। प्लूटो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स है,
इसका 5 टोटल। लेस ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि इसमें ग्रेविटी अपना होना चाहिए, रिवोल्यूशन होना चाहिए, मास होना चाहिए, साइज होना चाहिए, पाथ और ऑर्बिट अपना होना चाहिए, है ना। तो इसमें अपना ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है, तो पहला तो यहीं पर कट गया। अच्छा, प्लूटो को डिस्कवर कौन किया हुआ था? क्लाइड विलियम टॉमबॉग 1930 में, ये पहले देख लेते हैं। उसके बाद इसका 5 सैटेलाइट हो गया, लेस ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। उसके बाद ऑर्बिट ऑफ प्लूटो फॉल इन वे ऑफ प्लैनेट नेपच्यून। नेपच्यून का जो ऑर्बिट है ना, नेपच्यून का जो ऑर्बिट है ना, उसके ऑर्बिट को ये कट कर देता है। कौन सा? प्लूटो। बस यहीं इससे क्राइम हो गया और 2006 में इसको हटा दिया गया कैटेगरी से कि तुम भागो, तुम प्लैनेट नहीं रह सकता, क्योंकि तुम प्लैनेट का डेफिनेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। भगा दिया IAU। सोच लो, उतना बड़ा प्लैनेट को धरती का एक मतलब छोटा सा धरती का छोटा सा कंट्री का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन उसको निकाल दिया, और हम लोग उसको मान भी रहे हैं। कितना अच्छा है ना। लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इन कुइपर बेल्ट। अब प्लूटो को जब यहाँ से निकाला गया ना, जब इससे क्राइम हो गया, तो इसको खुश करना जरूरी था। तो खुश करने के लिए क्या किया, इसको बोल दिया गया ऐसा करो, तुमको हम एक तो नाम दे देते, लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इन कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट सुना होगा, नाम धाकड़ नाम, धासु नाम है। अरे भैया, हम तो इसमें लार्जेस्ट हैं, ठीक है ना, जो कि एज ऑफ द सोलर सिस्टम है, जिधर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सोलर सिस्टम के एज में ना, बाहर में, जहाँ सोलर सिस्टम हमारा खत्म हो रहा है, प्लूटो जहाँ पर है, जिस एरिया में है, उसको हम लोग बोलते हैं कुइपर बेल्ट। उस कुइपर बेल्ट में इसको बोल दिया गया, तुम देखो, तुम अपने आप को ये मान के चलो कि तुम इस कुइपर बेल्ट का सबसे बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल बॉडी है, बट तुम थोड़ा सोलर सिस्टम से दूरे रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुमको बता रहा है, तुमको घर दे दे इतना बड़ा बड़ा, तुम सोलर सिस्टम में क्या घुस रहे हो, छोड़ दो, इधर का कंपटीशन छोड़ दो, उधर ही कॉम्पीट करो तुम लोग अपने छोटा छोटा लोगों से। तो बस ये भी खुश हो गया, टेंशन मुक्त हो गया, ठीक है। तो हम लोग भी मानने लग गए। तो लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इन कुइपर बेल्ट हो गया, और कुइपर बेल्ट क्या है भाई? एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये प्लूटो हो गया यहाँ पर खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट्स। तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? प्लैनेट्स एंड हो गया। हम लोग शुरुआत में पीछे के वीडियो में हम लोग 2-3 प्लैनेट्स पढ़ लिए थे, और इसमें जितना भी था 4 प्लैनेट इधर और ड्वार्फ प्लैनेट में हमारा प्लूटो, 8 हो गया टोटल। सॉरी 8 नहीं 9 हो गया टोटल। तो वो सारा का सारा हम लोग खत्म कर लिया। अब बात करते हैं सैटेलाइट्स का। सैटेलाइट्स क्या होता है? सैटेलाइट 2 तरीके का, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है मैनमेड सैटेलाइट। मैनमेड सैटेलाइट का हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से बना रहा है और सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। जैसे डिफरेंट स्पेस मिशन में होता है ना कि आज ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, आज ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, ये इसको नेविगेशन के लिए किया गया, इसको आर्मी लोग किया गया, इसको कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट किया है, इसको कोई IT किया है, इसको कोई NIT किया है, इसको कोई ऑस्ट्रेलिया से किया गया। तो ये सब चीज़ अलग है। हम लोग को बात करना है नेचुरल सैटेलाइट्स का। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स अलॉन्ग विद द सन। मतलब एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ लगा रहा है चक्कर, और साथ साथ प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते 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 वो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है। मतलब सन के चारों तरफ भी घूम रहा है और प्लैनेट के चारों तरफ भी घूम रहा है, और बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में घूम रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, वो नेचुरल सैटेलाइट। जैसे अपना मून को देख लीजिए। मून क्या है? मून अर्थ के चारों तरफ भी आराम से घूम रहा है, और वो घूमते 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 क्या कर रहा है? वो सन के चारों तरफ भी घूम जा रहा है। तो अच्छा है। अच्छा, नेचुरल सैटेलाइट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब अपना उसका लाइट नहीं होना चाहिए, वो किसी दूसरे के लाइट्स के थ्रू चमक जाए, अच्छी बात है। जैसे हमारा मून जो है ना, वो उसका अपना लाइट नहीं होता है, सन का लाइट उस पर पड़ता है, जिस पार्ट पर पड़ता है वो पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ तक आता है, और हम लोग उस लाइट को ऑब्जर्व कर लेते, देख लेते, तो हम लोग को मून दिखता है। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे न्यू मून डे जिस दिन होता है पूरा का पूरा डार्क होता है, उस दिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है भाई? हम लोग को मून नहीं दिखता है। अदर साइड वाला पार्ट में दिख रहा होता है सन, तो हम लोग को इस साइड वाला नहीं दिख पाता है। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना कि मून का हम लोग 58-59% ही देख पाते हैं, और पूरा का पूरा नहीं देख पाते। वो काम है नासा का, नासा देखेगा कैसे देख रहा है। क्लियर है? तो नेचुरल सैटेलाइट आखिर समझ में आ गया हम लोग को। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट किसका है भाई? जुपिटर का, जो कि हम लोग देख ही चुके थे। और मरकरी और वीनस ऐसा 2 प्लैनेट है जिसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बेचारा ये मूनलेस है, मूनलेस है ना। अब बात करते हैं मूनलेस का, कर लिए तो अब मून का भी बात करना पड़ेगा। मून का बात कर लेते हैं। मून का क्या है? चलो भाई, तो अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यही है, मून है। बेचारा इकलौता है, इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और ये मून जो है ना, बना है पार्ट ऑफ अर्थ। कहा जाता है कि ये अर्थ का ही एक टुकड़ा है जो मून के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया उसके ग्रेविटी की वजह से, और ये फिर अपना ये क्या बोलते हैं, अपना शेप करते गया, क्योंकि इसका अपना ग्रेविटी है, अपना मास है, ठीक है ना, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे करते करते इसको नेचुरल सैटेलाइट का पदवा मिल गया। जब बोल दिया गया इसको, चलो ठीक है
भाई तुम नेचुरल सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि तुम हमको नुकसान नहीं दे रहे। हाँ, अब मून की वजह से बहुत सारा चीज़ होता है हमारे अर्थ पर, जैसे टाइड का फॉर्मेशन होता है, ये सभी पढ़ेंगे हम लोग आगे। पार्ट ऑफ अर्थ हो गया। रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ करता है ये 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स में, 27 दिन 7 आवर 43 मिनट्स में। अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम में ये रोटेट भी कर जाता है अपने एक्सिस पर, ठीक है ना। अब इतना ही टाइम में अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अर्थ के चारों तरफ भी घूम जाता है उसी टाइम में और अपने एक्सिस पर भी घूम जाता है उतना ही टाइम में। ओके, हाँ, इधर आते हैं थोड़ा सा। नो एटमॉस्फेयर, मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। 59% विजुअल फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सिर्फ 59% ही विजुअल है मून का, ठीक है। टिल्टेशन अगर देखा जाए तो 6.68 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस घुमा हुआ है। मून ऑर्बिट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 5.145, अपने एंगल यानी कि अपने बेस पर से देखा जाए तो मून इंक्लाइन कितना डिग्री पर है, 5.145, और टिल्टेशन उसका कितना है, 6.68 ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पर 6.68 है, बट ऑर्बिट जो है ना उसका टिल्ट है 5.145 से, है ना। यानी कि अर्थ का ऑर्बिट अगर मान लीजिए ऐसा है तो वो थोड़ा सा ऐसा टाइप का चलता है, वो टिल्टेशन टाइप से चलता है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फ्रॉम अर्थ देखा जाए तो मिनिमम डिस्टेंस जो बनता है ना वो 3,63,300 किलोमीटर, 3,63,300 किलोमीटर है, वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला। और जब मिनिमम डिस्टेंस पर मून जब होता है ना तो उसको हम लोग सुपर मून बोलते हैं, ठीक है, सुपर मून बोलते हैं, और या तो पेरिगी भी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, पेरिगी और सुपर मून क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो वो कितना किलोमीटर पर होगा, 4,05,500 किलोमीटर पर होगा, और एवरेज डिस्टेंस इसका जो होता है वो 3,84,400 किलोमीटर होता है। तो अगर बोला जाता है ना एवरेज डिस्टेंस कितना है मून का अर्थ से, तो हम लोग बता देते हैं 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है ना। अब मिनिमम मैक्सिमम वो सबको जोड़ जाड़ के एवरेज निकाला हुआ है, क्लियर है। ऑन फुल मून टू अनदर फुल मून, वन फुल मून टू अनदर फुल मून में क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूनर मंथ और साइनोडिक मंथ बोलते हैं। मतलब वन फुल मून से अनदर फुल मून तक अगर पहुंच जाते हैं तो उसको हम लोग लूनर मंथ बोलते हैं, और ये होना चाहिए एक ही मंथ में। अगर ऐसा हो जाता है तो लूनर मंथ और साइनोडिक मंथ बोला जाता है, क्लियर है, समझ में आ गया। मून भी, आगे बढ़ते हैं और मून सरफेस का बात करते हैं। तो मून सरफेस पर सबसे पहले आते हैं एरिया ऑफ डार्क स्पॉट। हम लोग देखते हैं ना मून में डार्क स्पॉट भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मून पर ही है जब मून सरफेस का बात कर रहे हैं। अपोलो 11 मिशन जो था ना यहीं पर उतरा था, मतलब लैंडेड किया था नासा के थ्रू। जो अपोलो 11 मिशन जो था ना वो यहीं पर गया था एट मून। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं डार्क स्पॉट्स को, ध्यान में रखिएगा। अगर अगर मून पर 2 फुल मून डे इन 1 मंथ हो जाता है, अगर 2 फुल मून डे एक ही मंथ में हो जाता है 30-31 दिन के अंदर में, तो पहले वाले को हम लोग सुपर मून बोलते हैं और दूसरे वाले को हम लोग ब्लू मून बोलते हैं, ठीक है ना, सुपर मून और ब्लू मून। अब ये सुपर मून जो होता है ना वो अगर हो रहा है तो 3 to 4 टाइम्स इन अ ईयर हो ही जाता है, एक साल में 3 से 4 बार हो जाता है, और ये बहुत कभी कभी रेयरली दिख जाता है, 4 साल 5 साल में एक आध बार आ गया तो आ गया, है ना। 3 to 4 टाइम्स इन अ ईयर। कौन सा भाई, सुपर मून। ब्लू मून बहुत कम देखने को मिलता है। ये तो हो गया। चलिए मून सरफेस का बात करते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस पर सबसे पहले गए थे और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले गए थे। फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं। कब गए थे भाई, 20 जुलाई 1969। अब ये भी कहा जाता है, इतना भी डॉक्यूमेंट्री बन चुका है कि नासा कभी किसी को मून पर भेजा ही नहीं, कोई वहाँ पर गया ही नहीं। अगर वो सब जो वीडियोज़ वगैरह जो देखते हैं ना वो स्टूडियो में ये सब VFX के थ्रू, है ना, ये सब बनाया गया है। अब क्या सही है क्या गलत है, आप अगर इसको देखना चाहते हो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये रात में देखिएगा क्योंकि इसको देखने के बाद, सुनने के बाद नींद बहुत अच्छा आता है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर सन है और फिर मून है और उसके बीच में अगर अर्थ आ जाता है, तो सन, अर्थ और मून, है ना, सन और मून के बीच में अगर अर्थ आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अर्थ का शैडो जो होता है ना वो चंद्रमा पर पड़ता है। हम लोग सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स डिटेल में पढ़ेंगे जितना भी हो सकता है वो चीज़, बट यहाँ पर आ गया था मून था, इसलिए हम लोग डिस्कस कर लिए। अब ये लूनर इक्लिप्स जो होता है ना वो ऑलवेज ऑन फुल मून डे के दिन ही होता है, यानी कि जिस दिन फुल मून डे होगा उसी दिन आपको लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, है ना। टोटल लूनर इक्लिप्स ब्लड मून होता है। अगर टोटल लूनर इक्लिप्स हो गया पूरी तरीके से तो फिर वो ब्लड मून कहलाता है, इसलिए हम यहाँ पर रेड फॉर्म में लिखते हैं। एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर देखा जाए,
क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर, तो 40 जैसे मून जो है ना हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर जब आता है कितना किलोमीटर पर आता है भाई, तो 3,63,300 किलोमीटर। अगर इतना किलोमीटर पर आता है तो हमारा मून जो है ना हम लोग को नॉर्मली से 14% बिगर दिखता है और नॉर्मली से 30% ब्राइटर दिखता है। मतलब अगर वो सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म में होता है, क्लोजेस्ट फॉर्म में कब होता है भाई, जब सुपर मून होता है या तो कॉल्ड पेरिगी वाला सिचुएशन होता है। तो पेरिगी वाला सिचुएशंस में हम लोग को मून 14% बिगर दिखता है और ब्राइटर 30% अप्रॉक्सीमेटली दिखता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम ये स्लाइड्स ऑलरेडी बना लिए हैं तो समझाने में भी आसान लग रहा है। ठीक है ना। किसी ने कमेंट में बताया था कि सर आप स्लाइड्स तैयार कर लीजिए अप्रोप्रिएट में और प्रॉपरली उसको लिख के समझा दीजिए, क्योंकि लिखने में टाइम भी जाता है और हमको भी लगा कि हाँ लिखने में टाइम भी निकलता है ना, और आपको थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम होता होगा, तो ये वाला चीज़ ये कर देते हैं ना तो आपके लिए आसान होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से लिख लीजिए इसको और इसको सुन लीजिए। चलिए भाई, अब आते हैं एक छोटा सा डायग्राम है। छोटा सा डायग्राम वही मून का जो जितना भी फेजेस होता है ना वो दिखाया गया है। यहाँ पर बीच में अर्थ है, यहाँ से मून स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ न्यू मून डे। न्यू हम लोग को मून नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होते होते आ रहा है, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स आप लोग पढ़े होंगे तो ये ऐसा होता है, तो ये 1/4 होता है, ये भी 1/4 होता है, ये भी 1/4 होता है, ये भी 1/4 होता है। अब 1/4 को भी 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है, तो 1/8 करके इक्वली बांट दिया गया। हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, बट यहाँ दिखाने के लिए हम बता दिए। ठीक है, तो ये न्यू मून है। अब न्यू मून से लेकर हाफ मून में आने के बीच इसको 1/4 ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जो 1/8 जो मतलब जो 1/4 का जो आधा पार करके जब पहुंचते हैं हम लोग, यानी कि अगर 0 से 29 है तो 4th में जब पहुंचे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सिंग क्रीसेंट। ठीक है, हम लोग को इतना दिखता है। ये जो पिंक वाला जो है ना वो हम लोग को समझ लीजिए वो अंधेरा है ना, वो डार्क किया हुआ है, और जो वाइट वाला जो है ना वो समझ लीजिए हम लोग को दिख रहा है अर्थ से ऐसा। तो ये वैक्सिंग क्रीसेंट होता है। फिर 1/8 ट्रैवल करता है तो हम लोग को हाफ मून यानी कि फर्स्ट क्वार्टर दिख जाता है। फिर 1/8 ट्रैवल करता है तो वैक्सिंग गिबस दिखता है। वैक्सिंग गिबस हो गया, अब डायरेक्शन चेंज हो गया होगा। देखिए इधर का ये डायरेक्शन था, इधर का ये डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ये जैसे ही यहाँ पहुँचता है 14th डे में तो ये फुल मून डे हो जाता है, जो कि मिडनाइट में हम लोग को आसानी से दिख जाएगा, यहाँ नून में यहाँ मिडनाइट में। ठीक है, फुल मून डे ईजिली हम लोग को दिख जाएगा कि हाँ पूरा का पूरा चंद्रमा आ गया, जिसको हम लोग पूर्णिमा भी बोल देते हैं। फिर वहाँ से घटना स्टार्ट होगा। ठीक है, 1/8 में फिर थोड़ा सा घटेगा, फिर 1/8 में फिर आधा पूरा का पूरा घट जाएगा, फिर ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस एक पूछा गया था कि 3/4 फेज के बाद हम लोग को मून को क्या बोलते हैं, तो हम लोग कौन सा नाम देते हैं उन लोग को, वैनिंग गिब्बस मून देते हैं। देखिए 1/4, 1/2 और 3/4, यानी कि 1/4 हो गया, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, तो यहाँ से ट्रैवल करके अगर यहाँ आते हैं तो 3/4 हो जाता है टोटल, है ना। तो 3/4 में कैसा मून दिखता है हम लोग को, गिब्बस मून दिखता है। गिब्बस मून ध्यान में रखिएगा हमेशा। ये सब नाम वगैरह इसलिए दे दिए ताकि ये सबसे क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, फ़ोटोज़ वगैरह को 1-2 बार देख लीजिएगा ना तो काम आसान हो जाएगा। और तरीका अगर ये भी है कि आप अगर कहीं पर है तो इसको प्रिंट निकाल के चिपका लीजिए, कहीं स्टडी पर है प्रिंट निकाल के आप चिपका लीजिए इस फ़ोटो को, आपको और भी बहुत सारा फ़ोटोज़ मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ये वाला फ़ोटोज़ हम पोस्ट में डाल देंगे, आप वहाँ से चाहे हम कोई लिंक विंक डाल देंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं एस्टेरॉइड में। सारा का सारा वो चीज़ खत्म हो गया, हम लोग का प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट भी खत्म हो गया, ड्वार्फ प्लैनेट पढ़ लिए। अब आते हैं एस्टेरॉइड में, और भी जो चीज़ है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे स्पेस में। एस्टेरॉइड का बात करते हैं, है ना। एस्टेरॉइड क्या है भाई, तो ये हम लोग को सबसे ज़्यादा मिलता है मार्स एंड जुपिटर। एक्चुअली ये है क्या, एस्टेरॉइड्स क्या है ना, मतलब बोल सकते हैं पत्थर का टुकड़ा है, बड़ा बड़ा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा, ये बोल सकते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में, मतलब करोड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है वो, मतलब ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, जिसको हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट ही बोलते हैं। पूरा का पूरा बेल्ट है, आप पिक्चर्स में देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट हम लोग को पिक्चर फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए होता, इसलिए हम ज़्यादातर करके कोशिश करते हैं कि लिख के आपको समझा दें, है ना। एस्टेरॉइड बेल्ट्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अब ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में रिवॉल्व अराउंड सन, मतलब सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहे होते हैं ये प्लैनेट के जैसा, बट इसको प्लैनेट हम लोग नहीं बोल सकते। और ये घूमते कैसे भाई, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अगर एस्टेरॉइड में देखा जाए तो ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट जो है ना वो सिरस है ना, ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट जो है ना वो सिरस है, वही चीज़
जो मतलब किस में है, एस्टेरॉइड बेल्ट्स में है। और अदर 4 भी अगर देखा जाए तो एस्टेरॉइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है भाई, 4 वेस्टा है, 52 यूरोपा है, 243 इडा है, 1862 अपोलो है, 511 डिबेडा है। ये सब कुछ नाम दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इन 2016, अच्छा, रिजल्ट्स ऑफ बिग बैंग, एस्टेरॉइड किसका रिजल्ट है, मतलब ये एस्टेरॉइड आया कहाँ से, ये एस्टेरॉइड्स आया बिग बैंग से। जब बिग बैंग हुआ ना, बहुत धमाका जो है ना, उसमें बहुत सारा चीज़ टूटा, तो सब सारा टुकड़ा बुकड़ा सब इधर उधर हो गया, और ग्रेविटी की वजह से एक प्रॉपर रास्ता पकड़ के घूमने लग गया, जैसे सारा प्लैनेट्स के साथ हुआ, जो कि हम लोग बिग बैंग थ्योरी में, जब बिग बैंग के जो पूरा का पूरा हाइपोथेसिस वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस किया। अगर आप नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा बिग बैंग वहाँ पर क्या बताएं, फर्स्ट और सेकेंड वीडियोज़ में, ठीक है। तो 2006 में IAU प्लूटो बिकम्स एस्टेरॉइड। अब प्लूटो को ना एस्टेरॉइड बना दिया गया, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लैनेट का कैटेगरी से बाहर हो चुका था, तो उसको हम लोग क्या बोल दिया, ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट वो एस्टेरॉइड में घुस गया। अब ये एक ग्रुप बनाया गया जिसको हम लोग प्लूटोइड बोलते हैं, ठीक है ना, एस्टेरॉइड का एक ग्रुप बना दिया गया जिसको हम लोग प्लूटोइड बोलते हैं। तो एक हो गया प्लूटो, प्लूटोइड में एक प्लूटो हो गया, और दूसरा जो अदर सैटेलाइट हो गया। इसमें प्लूटो को ही मिल गया, चलो भाई हम अपना ग्रुप का सरदार है, तो ये भी खुश हो गया था, डिस्कस किए ही थे, ठीक है। क्रेटर फॉर्म्ड होता है व्हेन एस्टेरॉइड हिट, जब ये एस्टेरॉइड जब हिट कर जाता है ना, मतलब मान लीजिए कहीं पर, तो वहाँ पर क्रेटर फॉर्मेशन होता है। क्रेटर जैसे मान लीजिए मून पर है, तो मून पर भी जो गड्ढा है ना, वो क्रेटर का ही गड्ढा है। अर्थ पर भी ऐसा कुछ हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे मेटेओरॉइड्स में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये नाम भी ध्यान में रखिएगा, वेस्टा है, यूरोपा है, इडा है, अपोलो है, डिविडा है, ठीक है ना। ये बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट में सीरियस नाम ध्यान में रखिएगा, ओके। बिग बैंग का रिजल्ट ही है हमारा एस्टेरॉइड्स। कॉमेट का बात करते हैं। कॉमेट क्या है भाई, तो मेड ऑफ आइस, डस्ट एंड गैसेस, ये पूरा का पूरा आइस से, डस्ट से, छोटा मोटा जो टुकड़ा उकड़ा होता है वो, और गैसेस से बना हुआ है। रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सन के अराउंड मतलब आसपास चक्कर लगा रहा है, इन पैराबोलिक पाथ, ये सर्कुलर रीजन में नहीं कर रहा है, ये पैराबोलिक पाथ में चल रहा है। बहुत दिन दिन पर आता है ये, ऐसा नहीं हमेशा नहीं देखा जाता है, बहुत दिन दिन के बाद आता है। इसको हम लोग टेल स्टार भी बोलते हैं, है ना, टेल स्टार भी बोलते हैं। अब ये कॉमेट जो है, जैसे सन के नज़दीक पहुंचता है, सन के नज़दीक पहुंचता है, तो जैसे 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 हम लोग सन के नज़दीक पहुंचेंगे ना, वैसे वैसे हम लोग गर्म होते जाएंगे, ठीक है ना, हीट होते जाते हैं, हीट टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। तो आफ्टर गेटिंग हीटेड स्टार्ट्स इमिटिंग शावर ऑफ गैसेज, जैसे जैसे चलेगा तो उसका जो भी गैसेज जो पार्ट है ना, वो शावर के जैसा ना मतलब धुआं धुआं होता है, तो होता है ना धुआं धुआं जब हो रहा होता है, तो हम लोग को पता चलता है कि अरे पीछे से पूंछ टाइप का है, आगे मुंडी टाइप का है, तो पीछे धुआं वाला आते जा रहा है। कोई बॉल में आग लगा के आप फेंकोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो टेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ये कौन सा होगा, अगर मान लीजिए सन है, यहाँ से कोई आ रहा है, तो टेल लाइट स्ट्रक्चर किधर होगा, इधर ही होगा। तो हमेशा सन जिधर डायरेक्शन होता है ना, सन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका टेल हमेशा दिखता है, ठीक है। टेल अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम सन, ये चीज़ अभी हम डिस्कस किए। टॉप पार्ट ऑफ कॉमेट इज नोन एज कोमा, है ना। जो ये कॉमेट का जो टॉप वाला पार्ट होता है, मान लेते हैं ऐसा है कॉमेट का, ऐसा ऐसा टॉप वाला पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं, ठीक है ना। जनरली मेड आइस एंड कॉमेट डस्ट, जो जनरली क्या चीज़ से बना हुआ होता है, आइस से बना होता है और कॉमेट डस्ट से बना हुआ होता है। कॉमेट हो गया, डस्ट हो गया, हार्ड मटेरियल से ऐसा बोल सकते हैं, सॉलिड मटेरियल, ये सब चीज़ से बना हुआ होता है। ये तो था टॉप वाला, टेल वाला हम लोग देख लिए। और न्यूक्लियस जो होता है ना, वो होता है, वो डस्ट है, आइस एंड सॉलिड मैटर से होता है। वो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है, ओके। एक कॉमेट का हम लोग हमेशा अक्सर चर्चा करते हैं, ये होता है विजिबल एवरी 76 ईयर्स में, ठीक है। 76 ईयर में विजुअल मतलब होता है, 75-76 ईयर्स में एक बार देखने को मिलता है अर्थ से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये 2061 को देखने को मिलेगा हम लोगों को, 2061। अगर इसमें 76 ऐड कर देते हैं तो 6 1 7 नहीं 6 5 11, और अच्छा छोड़िए कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। आप बताइए मेरे को कमेंट में कि 2061 में अगर दिख रहा है, नेक्स्ट वाला दिखेगा, तो इसके पहले कब दिखा था ये हेलिस कॉमेट, ठीक है। आप लोग बताइएगा मेरे को, 76 ईयर्स में दिखता है, तो कुछ नहीं, 2061 में 76 ईयर घटा दीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। चलो भाई, मेटियोर्स एंड मेटेओराइट्स के बारे में बात करते हैं, है ना। मेटियोर्स क्या है, डस्ट पार्टिकल ऑफ एस्टेरॉइड एंड कॉमेट। एस्टेरॉइड और कॉमेट का डस्ट पार्टिकल मेटियोर्स है, और कुछ है नहीं। ग्लो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन व्हेन एंटर्स इन एटमॉस्फेयर। जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना, तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल है ना, इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल वहाँ भी है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी डस्ट है। तो वो जब फ्रिक्शन करता है ना, बहुत तगड़ा फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है ना, ये एक दूसरे को हीट जनरेट करता है, एक दूसरे में हीट जनरेट करते 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 आग लग जाता है, तो वो हम लोग को जलता हुआ फील होता है।
जाता है, तो वही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं मेटियोर्स हो गया। ठीक है, तो ये तो हवा बन के उतना ज़्यादा आग लगेगा तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचा तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है ना। चलो, तो डस्ट पार्टिकल हो गया, एस्ट्रोइड एंड कॉमेट्स ग्लो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शंस व्हेन एंटर इन एटमॉस्फेयर। मेटेओराइट्स आर कॉस्मिक पार्टिकल्स। मेटेओराइट्स क्या होता है? कॉस्मिक पार्टिकल्स मूविंग इन यूनिवर्स एट अ रैपिड स्पीड, बहुत ही रैपिड स्पीड से घूमने वाला है कॉस्मिक पार्टिकल्स ही है। ठीक है, जो हम लोग को कभी कभी दिखता है और हम लोग उसको कभी कभी क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा, ये वो सब कुछ बोलते हैं। एक्चुअली वो कुछ और नहीं, वो मेटेओर्स ही है, डस्ट पार्टिकल ऑफ एस्ट्रोइड एंड कॉमेट्स ही है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया और उसमें फ्रिक्शन लगने की वजह से उसमें आग लग गया और हम लोग बोलते देखो टूटता हुआ तारा जा रहा है, और कुछ कुछ विश भी मांगते। तो वो सब बिलीफ सिस्टम है, वो और कुछ है नहीं। ठीक है, सम फ्रैगमेंट्स ऑफ मेट्योर्स नॉट बर्न। अब मेट्योरॉइड का बात करते हैं तो कुछ फ्रैगमेंट्स, अब जैसे ये इंटर किया, आपको जरूरी थोड़ी है कि सारा का सारा जल जाए, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही ठोस हो, कुछ ज़्यादा ही सॉलिड मैटर से बना हुआ उसका कोर न्यूक्लियस। तो सम फ्रैगमेंट्स ऑफ मेट्योर्स नॉट बर्न, दैट मीन्स कि वो बर्न नहीं किया, तो हमारे एटमॉस्फेयर से अब बर्न नहीं किया तो धरती पर तो गिरना ही है, उसको कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही, तो बस वो गिरेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेट्योरॉइड्स और फॉलिंग स्टार। ठीक है, यानी कि है दोनों एक ही चीज़, जो नहीं गिरा, जो खत्म हो गया उसको मेट्योर्स बोले, और जो गिर गया धरती पर, गिर के गड्ढा वड्ढा बना दिया, उसको हम लोग मेटेओराइट्स बोले और फॉलिंग स्टार बोले। अब ऐसा कहीं एक जगह हुआ है, कौन है भाई? लोनार लेक। लोनार लेक कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, यहाँ मेटेओर हिट किया था और इसको 2020 में डिक्लेयर कर दिया गया रामसर साइट में, मतलब एक पॉपुलर, एक प्रेस्टिजियस जगह बना दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से। ठीक है, रामसर साइट होता है ना, जीके में हम लोग इसको पढ़ते हैं। लोनार लेक है, ध्यान में रखिएगा, लोनार लेक है महाराष्ट्र में, यहाँ मेटेओराइट हिट किया था। अब रशियाज वगैरह में, चाहे यूक्रेन वगैरह में, इटली वगैरह में देखा जाता है कि हाँ चलो ठीक है, आकाश से कुछ गिर गया, अब उसका फिर स्टडी करता है कौन सा टाइप का मटेरियल है ये वो, तो जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो ये सबको जानना भी जरूरी हो जाता है। मेटेओर एंड मेटेओराइट्स हो गया। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बात करते हैं, है ना, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो भाई, नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ आफ्टर सन। अगर सन के बाद देखा जाए तो हमारे अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार होगा, अभी तो नियरेस्ट स्टार हमारा अर्थ का कौन सा है? सन है, लेकिन सन के बाद अगर देखा जाएगा तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो कि 4 लाइट ईयर दूर है। अब 4 लाइट ईयर है, लाइट ईयर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, उतना इंटू 4 कर देना है, बहुत ज़्यादा दूर है प्रॉक्सिमा सेंटोरी से। ठीक है, कॉस्मिक रेज क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विथ हाई स्पीड। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है जो बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है, उसको हम लोग कॉस्मिक रेज बोलते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किए थे मिलीकेन नाम के साइंटिस्ट, मिलीकेन नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, केपलर, फादर ऑफ न्यू एस्ट्रोनॉमी। अगर न्यू एस्ट्रोनॉमी का बात किया जाए तो केपलर को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ न्यू एस्ट्रोनॉमी, लेकिन कॉपरनिकस जो आते हैं ना, वो आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारा चीज़ है। न्यू एस्ट्रोनॉमी जो शुरुआत में आता है, केपलर्स थ्योरी, हम लोग प्लानिटरी मोशन पढ़े थे। ठीक है, लेकिन कॉपरनिकस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। ओके, टू स्पेस, सॉरी, स्पेस बिटवीन टू गैलेक्सीज। गैलेक्सी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, GALAXY होगा। स्पेस बिटवीन टू गैलेक्सीज ऑलवेज ब्लैक, मतलब दो अगर गैलेक्सीज है, मान लीजिए यहाँ एक गैलेक्सी है, ठीक है, और यहाँ एक गैलेक्सी है, तो इसके बीच का जो स्पेस जो होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? ब्लैक होगा। ये हो गया। हिग्स बोसोन पार्टिकल, जो लार्ज होराइजन को जो बना हुआ था वहाँ पर स्विट्जरलैंड में, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, उसमें हिग्स बोसोन पार्टिकल था, उसको हम लोग गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ मेंशन कर दिए ताकि आपको लगे कि हाँ ये सब चीज़ भी हम लोग को पढ़ना है ना। चलो भाई, ये भी हो गया इनिशियल स्टार। अच्छा, इनिशियली स्टार को हम लोग प्रोटो स्टार बोलते हैं ना, प्रोटोटाइप। कोई अगर मान लीजिए आप कोई गाड़ी बना रहे हो, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे आप कोई कुछ भी बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हो कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा टाइप का होगा, इसमें तो मॉडर्नाइज फाइनल फिर होता है, फिर उसके बाद फिर उसको आप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल स्टार को हम लोग प्रोटो स्टार बोलते हैं, या तो फिर एम्ब्रायो स्टार भी बोलते हैं। तो अगर कहीं प्रोटो स्टार और एम्ब्रायो स्टार आ गया तो आप इसमें डरने का टेंशन नहीं है, वो आपको इनिशियली वो स्टार के बारे में बताया जा रहा है कि स्टार का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है वो है, दैट इज प्रोटो स्टार एंड एम्ब्रायो स्टार। ओके, चलिए और आते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है ना, डिफरेंट एरियाज पर मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का होता है ना, वो चेंज होता है, अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत चेंज होते ही रहता है। तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो अर्थ का मैग्नेटिक पोल कहाँ पर है? क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड इन कनाडा। तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, कि जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल जो है वो कहाँ है? तो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड इन कनाडा। क्वीन एलिजाबेथ आंसर था उसका, तो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड इन कनाडा। कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड में अर्थ का मैग्नेटिक पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
देखा जाता है, चाहे वहाँ पर, ऐसा कुछ बताया गया है। क्वासर्स का बात करते हैं। क्वासर्स जो है ना बहुत ज़्यादा तो नोन नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी सेंट्रल पार्ट ऑफ गैलेक्सी होता है। अब गैलेक्सी के बीच में कौन घुसे, है ना, गैलेक्सी का पार्ट होता है और ये लाइट इमिट करते ही रहता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना था तो हम यहाँ मेंशन कर दिए। एक चीज़ है टर्ल्स, TERLS, इसका नाम क्या है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। मतलब केरला में कहाँ बनाया गया, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, केरला में एक लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया। क्यों ऐसा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हायर देन अदर प्लेसेस है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेसेस पर है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इसी जगह पर देखा जाता है। तो वहाँ पर भी साइंटिस्ट अपने हिसाब से कुछ कर लेते होंगे, कोई काम कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा काम आता है, तो वो वहाँ पर अपना रिसर्च लैब वगैरह बना लिए। तो उसको क्या नाम दिया गया, टर्ल्स, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं। इन 1916 फर्स्ट प्रेडिक्शंस ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल के बारे में आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहला जो प्रेडिक्शंस किया गया था ना ब्लैक होल के बारे में 1916 में, कौन किए थे भाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थ्रू हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंगली वो बताए थे कि उनको लगता है कि हाँ कुछ ब्लैक होल टाइप का है, ठीक है ना, जो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। तो फिर आता है बात 1967 तक। 1967 में जॉन व्हीलर नाम के साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले यूज किए थे टर्म ब्लैक होल, ठीक है ना, इन पब्लिकली सबसे पहले यूज करने वाले जो थे वो थे जॉन व्हीलर। तो आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, पहला प्रेडिक्शंस कौन, सबसे पहले कौन बताए थे ब्लैक होल के बारे में, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्रू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, सबसे पहले यूज कौन किए थे पब्लिकली ब्लैक होल को, तो जॉन व्हीलर फर्स्ट यूज टू टर्म ब्लैक होल इन पब्लिक। उसके बाद 1974 में स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल एमिट रेडिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट वो बताने वाले भी थे। 1974 में स्टीफन हॉकिंग नाम के साइंटिस्ट, जो कहा जाता है 21वीं सेंचुरी के सबसे IQ वाले या सबसे महान साइंटिस्ट में से एक है, स्टीफन हॉकिंग, जो बोले थे कि ब्लैक होल्स रेडिएशंस इमिट करता है, ठीक है। वो चीज़ अगर इंडिया के फॉर्म में देखा जाए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो ब्लैक होल थ्योरी जो दिया गया था ना वो दिया गया था S चंद्रशेखर के थ्रू, ब्लैक होल थ्योरी। तो बहुत सारा चीज़ ब्लैक होल के रिलेटेड 3-4 साइंटिस्ट का नाम आया है। एक आया है एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक आया है हमारा जॉन व्हीलर, और एक है स्टीफन हॉकिंग। और फिर इंडिया से आते हैं तो हम लोग S चंद्रशेखर के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी को दिया था, ठीक है। चलिए अब तो नहीं है, नहीं है। तो ये हो गया हमारा ब्लैक होल, यानी कि पूरा का पूरा हम लोग प्लैनेट से स्टार्ट करके पूरा का पूरा प्लैनेट्स को पढ़ लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा हो गया, प्लैनेट सारा पढ़ लिया, एस्टेरॉइड मेटेओरॉइड्स, ये सब सारा चीज़ सब कुछ कंप्लीट हो गया, ब्लैक होल भी देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे के क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में अर्थ का रोटेशन, रिवोल्यूशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब चीज़ भी पढ़ेंगे, है ना, ये सब सारा चीज़ आएगा उसमें। फिर हम लोग लिथोस्फेयर कैसे वो बना, लिथोस्फेयर कैसे आया, बायोस्फेयर, ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा है वो सब चीज़ पढ़ना, तो वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक पूरा का पूरा अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, बताने का तरीका स्लाइड्स के थ्रू बता रहे हैं, तो अच्छा लगा होगा, तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो एनालिटिक्स में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग वीडियोस देख जरूर रहे हैं, वीडियो उनको अच्छा लग भी रहा है, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, अब अच्छे से स्टडी हो जाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।